तो आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, टुडे वी आर स्टार्टिंग द यूनिट ऑप्टिक्स। अब देखिए ऑप्टिक्स वाली यूनिट में सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है। सबसे पहले आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, फिर आपको डिटेल में रिफ्रैक्शन पढ़ना है। इसके बाद में रिफ्रैक्शन के बाद में आपको पढ़ना होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो ये आपका रिफ्रैक्शन है हैविंग द टू पार्ट्स। एक पार्ट में हम लोग प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जिसमें ग्लास का स्लैब आएगा, प्रिज्म आएगा, और सेकेंड पार्ट में हम लोग कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। कर्व्ड सरफेस में लेंसेज आ जाएंगे। और ये तीनों चैप्टर मिल करके बनाएंगे रे ऑप्टिक्स। फिर इसके बाद में हमारे पास में होगा इंटरफेरेंस। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंटरफेरेंस में मिलेंगे। इंटरफेरेंस के बाद में डिफ्रैक्शन, इसके बाद फिर स्कैटरिंग, ये आपको वेव ऑप्टिक्स में मिलेंगे। और भी चैप्टर पहले होते थे वेव ऑप्टिक्स में, जैसे एक चैप्टर था पोलराइजेशन, अब आपको नहीं पढ़ना। तो इतना ये काम करना है ऑप्टिक्स में। आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स में आप क्या स्टडी करेंगे, और फिर इसके बाद में कुछ जनरल फीचर्स अबाउट द लाइट। ठीक है, जैसे व्हाट इज ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब हो गया स्टडी ऑफ लाइट, ऑल अबाउट लाइट। तो स्टडी ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। अब फिजिक्स आपको जो है ये परमिट करता है कि व्हेन यू आर स्टडीइंग एनी टॉपिक और वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया, तो फिर आप उसको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो पार्ट्स में। तो ऐसे ही ऑप्टिक्स को डिवाइड किया गया है, ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और एक है आपका जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम ऑप्टिक्स के ही साथ करा देंगे आपको। वैसे तो मॉडर्न फिजिक्स में आता है, लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर है ये ऑप्टिक्स के साथ ही करा देते हैं। और फिर इसके बाद है आपका कॉम्पिटन इफेक्ट, देन जीमन इफेक्ट, और एक लास्ट है आपका ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम के बारे में क्या जानते हो, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल दें। जैसे सन के पास हीलियम है, ठीक है ना, हीलियम है, तो कैसे पता चल गया कि सन के पास में हीलियम है? कोई वहाँ गया तो है नहीं, तो ये स्पेक्ट्रम बना करके पता किया गया। और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये है आपका क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स, इतना ये काम करना है। कुछ बातें ऐसी हैं मुझे लगता है आपको पता होंगी, जैसे एक पॉइंट यहां पर लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। मतलब ये प्रॉपर्टीज लाइट की
नॉट बाउंडेड बाय विद एनी क्लास। ये नहीं कह सकते कि ये प्रॉपर्टीज आपको इस क्लास में पढ़नी होंगी, ये जनरल प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एज ए जनरल पता होनी चाहिए। जैसे पहली प्रॉपर्टी है फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वो इन वैक्यूम, वैक्यूम कह लो या फ्री स्पेस कह लो, फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट की जगह पर अगर हम एक टर्म लिखते तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहता है, इज एब्सोल्यूट। मतलब कुछ भी कर लीजिए आप वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को बदल नहीं सकते। कुछ भी कर लो, चाहे आप लाइट के सोर्स की पावर को इंक्रीज कर लो या डिक्रीज कर लो, या लाइट सोर्स का कलर इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, कि रेड लाइट वाला सोर्स हटा करके ब्लू लाइट वाला सोर्स ले आते हैं। कुछ भी कर लें, लेकिन आप वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को बदल नहीं सकते। तो एक क्वेश्चन जरा लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए। इन वैक्यूम, पहला आंसर आपसे आना चाहिए, ठीक है ना। इन वैक्यूम टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज, in vacuum two different light sources forming light, two different light sources forming light, green and yellow respectively, green and yellow respectively. If light speed are, if light speed are v1 comma v2 respectively, then v1 comma v2 respectively, then के बाद फर्स्ट ऑप्शन है v1 ग्रेटर देन v2 होगा, सेकेंड ऑप्शन है v1 लेस देन v2 होगा, थर्ड ऑप्शन है v1 और v2 इक्वल होगा, और फोर्थ ऑप्शन है v1 लेस देन r इज इक्वल टू v2 होगा। ऑप्शंस आर हियर। आप अपने क्वेश्चन में वैक्यूम को अंडरलाइन करो, कीवर्ड यहां पर वैक्यूम है। ये दोनों डिफरेंट लाइट्स कहां पे ट्रेवल कर रही हैं? वैक्यूम में ट्रेवल कर रही हैं। और यहां पर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में बताया गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम इज कांस्टेंट, मींस एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट का मतलब ये हो गया कि वो बदलने वाली नहीं है, लिखा भी इसीलिए कांस्टेंट भी लिखा हुआ है। एंड इट्स वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में लाइट की स्पीड इतनी होती है, आप किसी तरीके से नहीं बदल सकते हैं। तो आपने जो क्वेश्चंस किया उसमें कीवर्ड हो गया वैक्यूम। वैक्यूम में ही ग्रीन लाइट जा रही है और वैक्यूम में ही येलो लाइट जा रही है। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है? कांस्टेंट, यानी कि चाहे वो ग्रीन हो उसकी स्पीड भी यही रहेगी, और चाहे वो येलो हो या कोई अदर कलर की हो तो भी स्पीड कितनी रहेगी? इतनी ही रहेगी। किस ऑप्शन पे टिक लगेगा? समझ पाए क्वेश्चन को कि नहीं? तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम दिस हेडिंग, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये हेडिंग होगी आपकी कॉपी में, और ये फर्स्ट पॉइंट कॉपी करिए। इस पॉइंट का जो कीवर्ड है वो वैक्यूम है। हमारे पास में ऐसा कोई मेथड नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जिससे हम वैक्यूम में लाइट की स्पीड को चेंज कर सकें। चाहे जिस तरीके की लाइट हो, चाहे वो कम इंटेंसिटी की लाइट हो या ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट हो, चाहे वो अलग अलग कलर्स की लाइट हो। जब हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं
तो हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। तो कुछ भी आप बदल दीजिए लेकिन वैक्यूम में लाइट की स्पीड चेंज नहीं होती है। सेकेंड नंबर पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, अब वैक्यूम नहीं, अब मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, लैम्डा सच एज, यानी कि लाइट स्पीड इन मीडियम proportional to wavelength of light। अब वेवलेंथ आपने वेव मैकेनिक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, याद है तो सो गुड, अदरवाइज एक्सेप्ट करिए कि ये एक फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो हमें टाइम टू टाइम सुनने को मिलेगी। एनर्जी से रिलेटेड ये फिजिकल टर्म होता है वेवलेंथ। और हमको ये भी पता है कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आपको विबग्योर पैटर्न याद है, 7 टाइप्स लाइट आपको याद है। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। वायलेट का जो वेवलेंथ है वो कितना है, 4000, ये एवरेज वैल्यू है। इंडिगो 4500 एंगस्ट्रॉम, ब्लू 500 प्लस कर दीजिए 5000, ग्रीन 500 फिर से प्लस कर दीजिए, येलो 6000, ऑल आर द एवरेज वैल्यू, एंड ऑरेंज 6500 and 7000 means red। तो ये आपकी 7 टाइप लाइट है आपके पास। जिनके वेवलेंथ अगर हमें याद है तो सो गुड। और इसीलिए जब ट्रैफिक सिग्नल या इंपॉर्टेंट सिग्नल डिसाइड होते हैं तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है ना, तो वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड भी मीडियम में क्या होगी, ज्यादा। और हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्स में जो आपकी अर्थ है वहाँ पे मीडियम कौन सा, एयर है। इसीलिए वी सेलेक्ट द रेड फॉर द डेंजर। उसके बाद देखिए नंबर किसका आता है, ऑरेंज का। लेकिन रेड और ऑरेंज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ से इसको हटा दिया, देन फिर क्या लिया, येलो, और फिर उसके बाद क्या लिया, ग्रीन। तो क्योंकि इनका वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है रिलेटिवली अदर्स, तो इसलिए हम लोगों ने इन लाइट्स को एज ए सिग्नल यूज़ किया। सबसे इम्पॉर्टेंट है डेंजर का, कि डेंजर जोन है या डेंजर की इंफॉर्मेशन देनी है, खतरे का अगर आपको कहीं पर इंफॉर्मेशन देनी है तो आपने रेड को यूज़ किया। और जो पहला पॉइंट है जिसमें ये बताया गया कि वैक्यूम में आप स्पीड ऑफ लाइट को बदल नहीं सकते, किसी भी तरीके से नहीं बदल सकते। और जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो बोर्ड पर कि जो लाइट की स्पीड है वो किस पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर। ये दोनों पॉइंट कैसे पता चले, भैया आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे पता चले। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है जिससे ये बात प्रूफ होती है। माइकलसन मोरले, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिन्होंने ये बात पता करके बताई, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। ठीक, अब देखिए नंबर 3 पर, यानी कि लाइट की स्पीड और किन्हीं चीजों पे डिपेंड करती है, आंसर है किस पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ पर। अगर क्या चीज अवेलेबल है, मीडियम। ठीक है, थर्ड नंबर जो पॉइंट है जरा ये देखिएगा, आपने अभी तक की फिजिक्स की स्टडी में ये पढ़ा है, अगर कोई v1 स्पीड से इधर जा रहा है, वेलोसिटी से इधर जा रहा है,
और v2 स्पीड से वेलोसिटी से इधर जा रहा है और इसका नाम a है, इसका नाम b है, तो a की वेलोसिटी b के रेस्पेक्ट में क्या होगी? v1 प्लस v2। रिलेटिविटी यानी a की वेलोसिटी b से पूछा, b से पूछोगे a की क्या वेलोसिटी है तो दोनों वेलोसिटीज का क्या आएगा? समेशन। और अगर b से पूछोगे a की क्या वेलोसिटी है तो भी दोनों वेलोसिटीज का क्या आएगा? समेशन। और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और फिर आपने पूछा a से पूछा b की वेलोसिटी, तो b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में उसको बाद में लिखते हैं, इसको पढ़ा जाएगा वेलोसिटी ऑफ b रेस्पेक्ट टू a। तो यहां पर आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो रिलेटिविटी में आपने पढ़ा इवन अगर साउंड जो है वेव है और ये स्पीड v से चल रही है और ये कार है जो स्पीड v डैश से चल रही है, और अगर हम इनके रिलेटिव वेलोसिटी पूछें तो दोनों के डिफरेंस से आएगी। मतलब अगर मैं पूछूं कि कार के रिस्पेक्ट में साउंड की क्या वेलोसिटी है तो आप दोनों का क्या लोगे? डिफरेंस। और अगर मैं पूछूं कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी क्या वेलोसिटी है तो दोनों का क्या लोगे? डिफरेंस। जो आपकी लाइट है ना, इस पर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे लाइट की स्पीड को जनरली हम लोग c से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? c से। तो लाइट की स्पीड c है और तुमने रिलेटिव टू मूविंग ट्रेन पूछा तो भी आंसर क्या रहेगा? c। तुमने रिलेटिव टू मूविंग कार पूछा तो भी आंसर क्या रहेगा? c। लाइट की स्पीड पर, वेलोसिटी पर रिलेटिविटी का कोई इफेक्ट नहीं आता, और जो अदर वेलोसिटीज हैं लाइट को छोड़ करके उन सब पर इसका इफेक्ट आता है। तो यहां पर एक थर्ड पॉइंट है कि स्पीड ब्रैकेट में वेलोसिटी ऑफ लाइट नॉट फॉलो रिलेटिविटी। इस बात को बताने का क्रेडिट किसके पास है? माइकलसन मोरले के पास। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ये लाइट है और इसकी अपनी स्पीड, इसकी अपनी वेलोसिटी c है, और ये आप हैं और आपकी अपनी वेलोसिटी जो है वो v है। तो आपके रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड क्या है? तो ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू यू। कोई ऑर्डिनरी वेलोसिटी होती तो आंसर क्या आता? अपोजिट के केस में दोनों का समेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन है c प्लस वी, सेकेंड ऑप्शन है c माइनस वी, थर्ड ऑप्शन है c प्लस वी प्लस माइनस सी, और फोर्थ ऑप्शन है c। किस पे टिक लगेगा? डी पर। लाइट की स्पीड पर, लाइट की वेलोसिटी पर जो न्यूटन ने रिलेटिविटी के फंडे दिए थे, न्यूटन की मैकेनिक्स में जो रिलेटिविटी के फंडे आए थे, ये हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रिलेटिविटी में। तो ये जो फंडे हैं वो लाइट की वेलोसिटी पर काम नहीं करते हैं। ठीक है, गो फॉर दिस। यहां पर आपको ये चीज फिर मैं बता देता हूं कि ये जो वेवलेंथ लिखा हुआ है ये इनका एवरेज वैल्यू लिखा हुआ है। जैसे वायलेट लाइट का वेवलेंथ लिया गया, तो सपोज कर लो कि जो वायलेट लाइट थी उसका वेवलेंथ 3800 मिला। उसके बाद में कुछ वायलेट लाइट ऐसी थी जिसका वेवलेंथ 3810 मिला। फिर कुछ वायलेट लाइट ऐसी थी जिनका वेवलेंथ 38440 मिला एंगस्ट्रॉम में। ठीक है ना, ऐसे सभी प्रकार की वायलेट लाइट का वेवलेंथ पता किया, तो जितनी भी ये वेवलेंथ मिली थी, तो अब हम वायलेट का वेवलेंथ किसको कहें?
क्योंकि बहुत सारी वेवलेंथ की वैल्यूज थी, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है मैंने आपको। रेड लाइट की वेवलेंथ जो है 7000, ये एवरेज वैल्यू है। जनरली सच्चाई ये है कि जब तुम रेड लाइट का वेवलेंथ देखोगे तो बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी जो अलग अलग वेवलेंथ की होंगी, लेकिन होंगी कैसी? रेड। तो सभी वायलेट की वेवलेंथ जो थी उनका एवरेज निकाला गया। तो ये सारी की सारी वैल्यूज कौन से लिखी गई हैं? एवरेज वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो इससे इसका ये बिल्कुल मतलब मत समझना कि रिजिडली बोलने लगो कि येलो का तो वेवलेंथ 6000 ही होता है। अरे येलो के वेवलेंथ बहुत सारे हैं, लेकिन ओवरऑल सबका जो एवरेज वैल्यू है वो कितना है? 6000 है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन क्या है। रेड लाइट हैज वेवलेंथ पहला ऑप्शन है सिंगल वैल्यू, red light has fill in the blanks of wavelength, single value of wavelength। सेकेंड ऑप्शन है मल्टीपल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। थर्ड ऑप्शन है सिंगल को आप यूनिक वैल्यू भी लिख सकते थे, यूनिक वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो क्वेश्चन है कि रेड लाइट हैज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ वेवलेंथ। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, सेकेंड ऑप्शन है मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ, और थर्ड ऑप्शन में है डबल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ, और फोर्थ ऑप्शन में चलो ट्रिपल कर देते हैं, ट्रिपल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ट्रिपल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। जिन्होंने ये रटा हुआ है कि रेड लाइट का वेवलेंथ 7000 होता है और उनको ऐसा लगता है कि 7000 से ना इधर कुछ होता है नीचे ना ऊपर होता है, तो वो लोग किस पे टिक लगाने वाले हैं? जबकि सच्चाई क्या है? मल्टीपल वैल्यूज ऑफ वेवलेंथ। ठीक है ना। अब देखिए सेम क्वेश्चन हो और यहां पर लिखा जाए रेड लाइट हैज, और यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एवरेज वेवलेंथ। तो एवरेज वैल्यू ये है 7000। रेड लाइट हैज और फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एवरेज वेवलेंथ। पहला ऑप्शन है सिंगल वैल्यू ऑफ एवरेज वेवलेंथ। ठीक है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन वैसे नहीं बन पा रहा है, अच्छे से नहीं बना। आप पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो, मैं एक बढ़िया क्वेश्चन इसी तरीके का और बनाता हूं जिसमें हमारा आंसर क्या होगा? सिंगल वैल्यू। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज ठीक नहीं बन रही है, बनाते हैं अभी। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में तो बहुत सारी बुक्स में भी गलत ही लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 4 जनरल प्रॉपर्टीज का, जो लाइट में कलर होता है, कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू। पॉइंट नंबर 4 एक ऐसा पॉइंट है कि अच्छी अच्छी बुक्स में इस रिजल्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर गलत लिखा है। पूछा जा रहा है जो लाइट में कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आंसर क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। बहुत सारी बुक्स में वेवलेंथ लिखा हुआ है और बहुत सारे लोग भी सोचते हैं वेवलेंथ। मैंने तो काफ़ी दिनों से नहीं देखा है, जैसे जीसी अग्रवाल की बुक्स में ये वेवलेंथ वाली बात है। इवन आपके अपने कुमार मित्तल में भी एक क्वेश्चन है, आपके अपने कुछ मतलब एग्जाम में भी आया है, उसका आंसर गलत दिया हुआ है। और भी बहुत सारी किताबें, लेकिन बहुत सारी किताबों में सही बात भी लिखी गई है और ये सच्चाई लिखी है बोर्ड पर।
होता ये है कि जब तुमने वो विबग्योर का पैटर्न याद किया ना, तो तुमने विबग्योर के पैटर्न में रंग और वेवलेंथ को एक साथ क्या किया, अटैच किया। बट उसमें ये थोड़ी ना बताया जा रहा है कि इस वेवलेंथ से ये कलर है, ये थोड़ी ना बताया जा रहा। वो जब आप फर्स्ट टाइम इस विबग्योर पैटर्न को याद कर रहे थे तो चांस की बात थी कि कलर और वेवलेंथ साथ में चल रहे थे, तो आपने अपने मन से ये क्वेश्चन का आंसर बना लिया है। जो लाइट में कलर है वो वेवलेंथ की वजह से, ये वेवलेंथ है तो ये कलर है। बट की सच्चाई ये है, सच्चाई यहाँ पर ये है कि जो लाइट में कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? जो लाइट में कलर है वो किसकी वजह से होता है? फ्रीक्वेंसी की वजह से, वेवलेंथ की वजह से नहीं होता। और आपको बताऊं कि जो लाइट है आपकी, लाइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो अगर आप वेवलेंथ वाइज देखें तो वेवलेंथ का मिनिमम वैल्यू कितना है? एवरेज वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम। और मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 7000 एंगस्ट्रॉम। और फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से लिखेंगे, यहां पर फ्रीक्वेंसी फिजिकल टर्म में एफ से लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू जो है वो है आपका 4.22 10 to the power 14 हर्ट्ज टू मैक्सिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का 7.5 10 to the power 14 हर्ट्ज। अगर कभी याद रखने में कोई प्रॉब्लम हो, भूल गए, तो देखो ऐसे निकाल लेना। ये देखो भाई, ये फार्मूला ना v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। यहां पर v क्या होती है? वेव स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई लेमडा, और लाइट की स्पीड है 3 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और हमने लेमडा की मिनिमम वैल्यू ले ली। अगर हम लेमडा की मिनिमम वैल्यू लेंगे 4000 एंगस्ट्रॉम, तो सॉल्व करोगे, देखो लेमडा मिनिमम पर फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? मैक्सिमम। सॉल्व करोगे तो 7.5 10 to the power 14 आएगा। सॉल्व करके देख लेना। और इसी तरीके से अगर आप एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हो v बाई लेमडा 3 10 to the power 8, और आपने लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू ले ली, तो लेमडा की मैक्सिमम वैल्यू 7000 है। तो यहाँ पर आपने 7000 एंगस्ट्रॉम लिखा। एंगस्ट्रॉम को मीटर बना लेना भाई। सॉल्व करोगे तो लेमडा अगर मैक्सिमम तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? तो निकल के आएगी 4.22 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो जो लाइट है उसकी वेवलेंथ रेंज एवरेज में लिखी गई है और फ्रीक्वेंसी रेंज भी लिखी गई है, ठीक है ना। और ये भी आप देखो, जिसका लेमडा मिनिमम होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैक्सिमम। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑप्शन है 2 10 to the power 14 हर्ट्ज। सेकेंड ऑप्शन है 5 10 to the power 14 हर्ट्ज। थर्ड ऑप्शन है 9 10 to the power 14 हर्ट्ज। और नेक्स्ट ऑप्शन है 1.9 10 to the power 14 हर्ट्ज। तो आपको पता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू से नीचे नहीं हो सकती और उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसके बीच में कुछ भी हो सकती है। तो कौन सा आंसर होगा? ठीक है, यूज दिस पॉइंट। तो लाइट की मिनिमम से लेके मैक्सिमम क्या वेवलेंथ रेंज है एवरेज में, और फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है, ये भी आपको पता चल गया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइट में कलर होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से होता है, वेवलेंथ की वजह से नहीं होता है कलर। फ्रीक्वेंसी इज द रीजन फॉर कलर ऑफ लाइट। लाइट जो काम करती है, जैसे टकरा करके शाइनिंग स्मूथ शाइनिंग सरफेस से टकराती है तो लौट जाती है, और किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पर गिरती है तो रिफ्रैक्शन करती है। ऐसे बहुत सारे कमाल हैं जो लाइट से होते हैं। जनरल लैंग्वेज में उनको बोलते हैं ऑप्टिकल फिनोमेना। तो लाइट की प्रेजेंस में जरा बताना पॉइंट नंबर क्या होगा? 5। जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपको पता है कि लाइट की प्रेजेंस में दिखाई देते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल ड्यू टू फिल इन द ब्लैंक्स, और यहां पर आपको उस ऑप्टिकल फिनोमेना का नाम लिखना है। जैसे रिफ्लेक्शन एक ऑप्टिकल फिनोमेना है जो लाइट से होती है, परावर्तन, स्मूथ शाइनिंग सरफेस से टकरा करके लौटना। तो क्या ऑब्जेक्ट हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देते हैं? फिर एक है आपका रिफ्रैक्शन। क्या ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी इस ऑप्टिकल फिनोमेना से होती है? अपवर्तन कहते हैं हिंदी में। ऐसे इंटरफेरेंस, ये भी एक जादू है जो लाइट से मिलता है हमको। क्या इस ऑप्टिकल फिनोमेना से ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देते हैं? देयर आर सो मेनी ऑप्टिकल फिनोमेना। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एक मैजिक है जो लाइट से होता है, और भी लोगों से होता है, लेकिन अभी हम ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो वो कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना है, उसका क्या नाम है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं? स्कैटरिंग एक और मैजिक है आपका, स्कैटरिंग, एंड मैनी मोर आल्सो। तो वो कौन सा ऑप्टिकल फिनोमेना जिम्मेदार है जिससे हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं? आंसर है स्कैटरिंग। अगर स्कैटरिंग नहीं होता, अगर स्कैटरिंग नहीं होता तो जैसे आसमान में स्कैटरिंग नहीं होता, इन द सेंस ऑफ आसमान आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फ्री स्पेस। चले जाओ वहां पर जहां फ्री स्पेस जिसको कहते हैं, पूरा डार्क डार्क है, जबकि कितने सारे वहां पे स्टार हैं, सन है, इसके बाद भी डार्कनेस है, क्योंकि वहां स्कैटरिंग नहीं होता। और स्कैटरिंग की वजह से एक छोटा सा बल्ब इतने बड़े क्लासरूम को, आपके रूम जो भी जहां पर वो यूज हो रहा है, फुल ऑफ द लाइट कर देता है। एक अकेला सन इतनी बड़ी अर्थ को फुल ऑफ लाइट कर देता है। तो उस जादू का नाम क्या है? स्कैटरिंग। अगर स्कैटरिंग नहीं हो रही है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फ्री स्पेस में आप जाइए, इतने सारे स्टार्स हैं लाइक सन, फिर भी वहाँ पे डार्कनेस है, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती है। अचानक से अगर इसी क्लासरूम के अंदर स्कैटरिंग खत्म हो जाए तो डेफिनेटली आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई देंगे, जैसे फ्री स्पेस में आप जाएंगे और सन को देखेंगे तो दिखेगा। बाकी उसके सराउंडिंग में जो नॉन ल्यूमिनस है, मतलब जैसे लाइट ले करके जो दिखा दी, जैसे लाइट पहले बोर्ड पर आ रही है, फिर आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, तो बोर्ड से जो लाइट आ रही है वो कहीं से पहले रिसीव की जा रही है, तो ये बोर्ड आपका कैसा है? नॉन ल्यूमिनस। तो स्कैटरिंग अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट के सोर्स नहीं हैं वो सब नहीं दिखाई देंगे, और जो लाइट के सोर्स हैं वो हमें दिखाई देंगे। और फिर अगर आप दिमाग लगाइए तो आपकी अपनी अर्थ में ज़्यादातर चीज़ें कैसी हैं? नॉन ल्यूमिनस। वो पूरा का पूरा आपको अर्थ वाला जो वर्ड है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। ओके, हमें लगता है कि जैसे रिफ्लेक्शन से हमें दिखता है, रिफ्लेक्शन तो एक स्पेशल केस है। स्कैटरिंग के बाद में अगर लाइट मिरर में गिरी तो रिफ्लेक्शन हुआ, लेकिन तब भी आपके पास वो कैसे पहुंचती है? स्कैटर्ड करके पहुंचती है। अगर कोई बोले कि सर यू आर यूजिंग द पावर लेंस तो रिफ्रैक्शन होना चाहिए,
बट हमारे पास जो लाइट पहुंच रही है वो कैसे पहुंच रही है, स्कैटर्ड होकर के पहुंच रही है। तो जो ओरिजिन है, जो बेसिक है, वो क्या है, स्कैटरिंग है। स्कैटरिंग पहले हो रहा है, बाद में रिफ्लेक्शन होगा, बाद में रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, गो फॉर दिस पॉइंट। तो अब हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बाद में बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन, जो ऑप्टिकल फिनोमेना है इसकी। तो हमें यहां पर पढ़ना है फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, लेकिन हम प्लेन सरफेस भी बीच बीच में आपको डिस्कस करके बताएंगे। कर्व्ड सरफेस से हमें रिफ्लेक्शन कराना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्शन है क्या। क्या एनर्जी लाइट का किसी सरफेस पर गिरना और गिर करके उस एनर्जी लाइट का लौट जाना, ये रिफ्लेक्शन है। सपोज कर लो कि ये एक सरफेस है ये, और इस पर ये लाइट गिरती है, और फिर ये टकरा करके लौट जाती है। जरा एरोस पे ध्यान दीजिएगा भाई, क्या ये रिफ्लेक्शन है। गिरना और टकरा करके सेंड बैक हो जाना। आप एक एग्जाम्पल ये भी देख लीजिए, लाइट की एनर्जी इस बोर्ड पर गिरती है और बोर्ड पर गिरने के बाद टकरा करके आपके पास तक जाती है, तभी तो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, और क्लास में बैठे हुए सभी लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो एनर्जी सेंट बैक इन दिस डायरेक्शन भी है और सेंट बैक इन दिस डायरेक्शन भी है। अलग अलग सीट, अलग अलग सिचुएशंस पे जो लोग बैठे हुए हैं सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो क्या ये रिफ्लेक्शन है पर रेगुलर, इरेगुलर है। आंसर है ये रिफ्लेक्शन नहीं है। और अगर आपको इसको रिफ्लेक्शन कहना है तो ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जिस रिफ्लेक्शन को हम पढ़ने वाले हैं उसमें लाइट जब किसी सरफेस पर गिरेगी, प्रैक्टिकली हमें ये पता चल चुका है कि रिफ्लेक्शन के लिए जिस सरफेस पे लाइट गिरेगी उसको स्मूथ और शाइनिंग होना चाहिए, तो चिकना और चमकदार सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली हमें ये पता चल चुका है कि जब लाइट किसी स्मूथ और शाइनिंग सरफेस पर गिरती है तो हम जिस रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे उसमें वो टकरा करके मल्टीपल डायरेक्शन में नहीं जाएगी। उसके टकराने के बाद में जो रिफ्लेक्ट करने का जो वे होगा वो कैसा होगा, स्पेसिफिक, एक निश्चित दिशा में लौट के जाएगी। ये हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्शन। एक्चुअली इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर टकरा करके मल्टीपल डायरेक्शन में जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन कौन सा है, इरेगुलर। इरेगुलर यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो आइए जरा हेडिंग डालिए रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट लिखिए, when light energy incident over a smooth shining surface, when light energy incident over a smooth shining surface and if it sent back into a specific direction, and if it sent back into a specific direction, then it is called regular reflection. Regular reflection. Regular reflection. And if it is sent back into multiple direction, and if sent back into multiple direction, then it is called
इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को ब्रैकेट में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह देना, देन इट इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। पूरे रिजल्ट में रेगुलर रिफ्लेक्शन अंडरलाइन कर लो, इरेगुलर भी अंडरलाइन कर लो। हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे वो रेगुलर वाला होगा, और हमेशा जब भी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, नथिंग से स्पेशली, तो ऑलवेज भी कंसीडर कि हम बातें रिफ्लेक्शन में रेगुलर रिफ्लेक्शन की करेंगे। डन। ठीक है, ये हेडिंग का फर्स्ट पॉइंट है, चेक करो। सेकेंड पॉइंट, अच्छा अगर तुमको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो क्या शर्त है? देखो पहली शर्त तो ये हो गई कि जिसके ऊपर हम लाइट को गिराएंगे, यानी जिस सरफेस पर हम लाइट को गिराएंगे, ऑप्टिक्स की लैंग्वेज में जिसके ऊपर लाइट गिरती है ना, उसको हम लोग टारगेट कहते हैं, टारगेट। और एक दूसरा नाम है कि ऑब्स्टेकल कहते हैं उसको। अगर लाइट मेरे ऊपर गिरी तो मैं ऑब्स्टेकल हो गया, लाइट आपके ऊपर गिरी तो आप हो गए ऑब्स्टेकल, अगर हमारे इस बोर्ड पर गिरी तो वो हो गया, अगर लाइट मेरे इस पावर लेंस पर गिरी तो पावर लेंस मेरा ऑब्स्टेकल हो गया। जनरल टर्म्स में टारगेट या ऑब्स्टेकल यूज करते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? पहला पॉइंट कि भाई जो ऑब्स्टेकल है, जो टारगेट है, वो स्मूथ और शाइनिंग होना चाहिए, चिकना और चमकदार होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, कौन बताएगा? आप तो, हाँ आपका तो सब पढ़ा हुआ है ना, इसलिए आपको बताना भी चाहिए। फिर से रिपीट करो। हाँ, कुछ बताया हुआ है मैंने तुम्हारे बैच में भी जब पढ़ाया है। सेकेंड नंबर पॉइंट पर हो गई, फॉर रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, टारगेट लिख सकते हैं आप एक मेरे साथ, ऑब्स्टेकल शुड बी स्मूथ एंड शाइनिंग, एंड कंडीशन नंबर 2, साइज ऑफ टारगेट, साइज ऑफ टारगेट यानी कि ऑब्स्टेकल शुड बी सिंपली ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। सिंपली ग्रेटर का मतलब यहां पर है, लिख देता हूं अलग से, सिंपली ग्रेटर मतलब फ्यू सेंटीमीटर, समझे बात को? जैसे हमारे पास में स्मूथ शाइनिंग टारगेट है, तो सपोज कर लो कि मेरे घर में जो प्लेन मिरर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो ये हमारे घर में प्लेन मिरर है, तो ये टारगेट आपका स्मूथ और शाइनिंग होता है। जरा इसके साइज के बारे में सोचिए, या तुरंत आप अपना दिमाग लगाइए कि जो आपके पास में प्लेन मिरर है उसका साइज क्या है। आप देखोगे लंबाई कुछ सेंटीमीटर है, ऐसा तो नहीं बहुत बड़ी लंबाई, जो आपके बेड की लेंथ है उसके जैसा तो नहीं है मिरर का साइज, कुछ सेंटीमीटर है, और जो अदर डायमेंशन है वो भी कुछ सेंटीमीटर है। जरा इस मिरर के बारे में सोचिए जो हमारी गाड़ी में होता, मोटरसाइकिल, कार, साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर, इनके साइज भी क्या होते हैं, कुछ सेंटीमीटर। तो जो लाइट इस पर गिराएंगे, जैसे हमने इस पे लाइट को गिराया, ये देखिए लाइट गिर रही है,
तो गिरने वाली लाइट का वेवलेंथ, और वो वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन्ग है। और अगर आपको ये कंडीशन चाहिए कि गिरने के बाद लाइट स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए, मल्टीपल डायरेक्शन में ना जाए, तो आपके टारगेट का जो साइज है वो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉन्ग में होती है, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मैंने वहां पर थोड़े बड़े का मतलब भी लिख दिया, फ्यू सेंटीमीटर। जब आप ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल करने जाएंगे लैब में, तो आपको वहां पे प्रिज्म मिलेगा, देखना उसको, देखा भी होगा अगर आपने टच किया। साइज कैसा होता है, कुछ सेंटीमीटर। आपको ग्लास का स्लैब मिलेगा, कांच का वहां पर एक स्लैब मिलेगा, गुटका स्लैब, उसका साइज भी फ्यू सेंटीमीटर। मेरे पावर लेंस का साइज भी कैसा है, फ्यू सेंटीमीटर। अच्छा, अगर तुमने ये बात नहीं मानी, तुम्हारे टारगेट का साइज गिरने वाली लाइट की वेवलेंथ से फ्यू सेंटीमीटर नहीं बड़ा है, मतलब फ्यू सेंटीमीटर होना चाहिए लाइट का वेवलेंथ, और साइज को थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे लिखा सिंपली ग्रेटर हमने, और सिंपली ग्रेटर का मतलब भी आपको बता दिया। और अगर ऐसा नहीं है तो भूल जाइए गिरने के बाद में रिफ्लेक्शन होगा, वो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। वो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का ही एक पार्ट होता है स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एक पार्ट होता है इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है ना। तो वो रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा। सपोज कर लो कि मेरे घर में इतना बड़ा मिरर है, मिरर मैं इसलिए बार बार यूज कर रहा हूँ, स्मूथ और शाइनिंग सरफेस जब हमको कहा जाता है तो सबसे पहले हमें याद किसकी आती है, मिरर की, क्योंकि मिरर आपके स्मूथ और शाइनिंग सरफेसेस होती हैं। तो जितना बड़ा ये बोर्ड है उतना ही बड़ा मिरर है। तो जरा सोच के देखिए कि बोर्ड का साइज क्या है। कम से कम इस डायमेंशन में देखें लेंथ वाली, तो करीब करीब 2.5 मीटर होगी, 2.5 से कम तो नहीं होगा। और फिर ये वाली डायमेंशन देखें तो भी मोर देन 1 मीटर होगी। और जो लाइट गिर रही है उसका वेवलेंथ क्या हो सकता है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ मीटर तो बहुत बड़ा साइज हो गया ना, तो लाइट गिरने के बाद क्या करेगी, आंसर है वो रिफ्लेक्शन तो नहीं करेगी। वो कौन सा रिफ्लेक्शन करेगी, डिफ्यूज। और इस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का नाम होगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग। तो जब टारगेट का साइज बहुत बड़ा होगा तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग, और बहुत छोटा होगा तो इलास्टिक स्कैटरिंग, और सिंपली ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट को नोट कर लीजिए। तो ये है रिफ्लेक्शन होने की शर्त। एंड these condition given by ग्रीमाल्डी एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये बाउंड्री लाइन बताई कि ऐसा करोगे तो रिफ्लेक्शन होगा और ऐसा नहीं करोगे तो फिर स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग दो तरीके की होती है, एक होती है इलास्टिक स्कैटरिंग जो कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, और एक होती है इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ये भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सेंटर और फोकस में गड़बड़ी करोगे, क्वेश्चन हमेशा गलत होते रहेंगे तुम्हारे। तो एक रफ वर्क है आपके लिए। क्या है रफ वर्क? फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो स्मूथ और शाइनिंग सरफेसेस होती हैं उनको मिरर्स कहते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव वाला स्फेरिकल मिरर और कॉन्वेक्स वाला स्फेरिकल मिरर। तो कैसे बनता है, प्रैक्टिकल करोगे तो मिरर यूज करना पड़ेगा भाई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं लाइट में जिसमें आपको इन मिरर्स का यूज करना पड़ेगा। तो बनते कैसे, जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए।
इसको बनाने के लिए आपको चाहिए ग्लास का थिन स्फेयर, ग्लास का हॉलो थिन स्फेयर चाहिए, हॉलो थिन स्फेयर। देखिए अगर आपके पास में ग्लास का स्फेयर ऐसा है, अंदर वाली रेडियस अलग है और बाहर वाली रेडियस अलग है, तो ये आपका थिन नहीं है, ये तो थिक हो गया। ये ग्लास का स्फेयर है जो खोखला है और थिन है, मतलब इसमें अंदर वाली रेडियस और बाहर वाली रेडियस ऑलमोस्ट कैसी है, सेम। जैसे अगर आप सोप बबल का एग्जाम्पल सोचें तो सोप बबल में जो अंदर की रेडियस है वही अप्रोक्सीमेटली बाहर की रेडियस भी होती है, इतना पतला होता है सोप बबल। तो ऐसे तुमको ग्लास का थिन स्फेयर लेना है। आपको पता है कि इसके पास सेंटर भी होगा, सेंटर सी है, तो मैंने इसको कट किया, तो मैं ये जो कटा हुआ टुकड़ा है इसको ले जा रहा हूं और साथ में सेंटर भी ले जा रहा हूं, और बड़ा आसान है भाई। ये जो है यहां से यहां तक की रेडियस होगी, बोलो भाई, तो सरफेस से जो रेडियस डिस्टेंस है वो सेंटर दे देगी। तो ये कटा हुआ पार्ट हमारे पास है, मुझे रेडियस पता थी, रेडियस सपोज कर लो 10 सेंटीमीटर है, तो सरफेस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या है, सेंटर है। तो ये हमारे स्फीयर का कटा हुआ पार्ट है अलॉन्ग विद सेंटर। क्या आप ये फील कर सकते हैं, इस कटे हुए पार्ट में अगर आप पानी भर के पीना चाहें तो पी सकते हैं, बोलो भाई, ऐसे ही तो है ना ये कटा हुआ पार्ट। अब जो ये आपका पार्ट है, कटिंग पार्ट, इसमें एक अंदर वाली सरफेस और एक बाहर वाली सरफेस है, तो बाहर वाली सरफेस पर लेड ऑक्साइड की पॉलिश कर दी, लेड ऑक्साइड की पॉलिश PbO, ये तुम्हारा बन गया कॉनकेव। जो कॉनकेव होते हैं, कॉनकेव में आउटर सरफेस जो होती है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, और भैया इस पॉलिश को सिल्वरिंग कहा जाता है, PbO, लेड ऑक्साइड। तो जैसे तुम बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश करते हो तो अंदर वाली सरफेस बन जाती है रिफ्लेक्टर, इनर सरफेस रिफ्लेक्टर, यानी कि अंदर वाली सरफेस पे लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्शन मिलेगा। बहुत सारे टुकड़े ले सकते हैं, चलो एक पार्ट हमने ये ले लिया, इसका ये वाला पार्ट ले लिया, ये आपका कटिंग पार्ट है, और सेक्शन से रेडियस के बराबर जो पॉइंट होगा डिस्टेंस वो सेंटर हो जाएगी। अगेन यू हैव ए 2 सरफेसेस, अंदर वाली और बाहर वाली। तो अगर आपने अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश कर दिया लेड ऑक्साइड की, ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स वाले मिरर में जो अंदर वाली सरफेस होती है वो सिल्वर्ड होती है, सिल्वर्ड कह लो या पॉलिश्ड कह लो, बात एक ही है। और जो बाहर वाली सरफेस होती है वो कैसी होती है, रिफ्लेक्टर, मीन्स जैसे ही लाइट डालोगे रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये वर्किंग मोड, क्योंकि ये सारे के सारे टुकड़े 20 पीसेस, 20,000 पीसेस किसी स्फीयर से काट के बनाए जाएंगे, एंड दैट इज वाई इन कंबाइंड वे वी से ऑल आर द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ये तो हो गई स्फेरिकल मिरर फॉर्मेशन की बातचीत। अब जब हमें स्फेरिकल मिरर बन के मिल जाएंगे तो हमें अपनी कॉपी में उसको रिप्रेजेंट करके दिखाने हैं। देखो ऐसे कर्व लाइन बनाइए, ये कर्व लाइन बनाई, ये कर्व लाइन बनाई, ये हमने कर्व लाइन बना ली। ऑल द कर्व लाइंस मीन्स पार्ट्स ऑफ ए स्फेयर, ये सारे के सारे स्फेयर से काटे हुए टुकड़े हैं। तो भैया इस कर्व लाइन में जो है वो सेंटर भी होगा, आपको दिखता ये लाइन के जैसा है, लेकिन ये एक्चुअली है क्या, स्फेयर का टुकड़ा है, स्फेयर का पार्ट है। बताइए इसका भी सेंटर यहां कहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली सेंटर यहां कहीं होगा। अंदर वाली सरफेस है, बाहर वाली सरफेस है। अगर आपने बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश किया तो क्या बनेगा, कॉनकेव,
और अगर आपने अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश किया तो क्या बनेगा, कॉन्वेक्स। अगर आपने बाहर वाली सरफेस पे पॉलिश किया तो क्या बनेगा, कॉनकेव। ये मिरर की सरफेस है, तो मिरर की सरफेस पर मिडिल पॉइंट, बीचों बीच पॉइंट ले लो, दैट मिडिल पॉइंट इज कॉल्ड पी, पी फॉर पोल। मिरर की सरफेस पर जो मिडिल पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड पोल, दैट इज कॉल्ड पोल। तो जो पोल है आपका, ये मिडिल पॉइंट होता है, इट इज मिडिल पॉइंट एट मिरर सरफेस, एट मिरर सरफेस। और ये सी क्या है, सेंटर। पूरा स्फीयर जब था तो सी का नाम क्या है, सेंटर। और जब तुमने इसको सेंटर को कटे हुए मिरर के साथ अटैच कर दिया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्चुअली उस स्फीयर का सेंटर होता था, सेंटर हुआ था, फ्रॉम विच वी हैव दीज पार्ट्स। सी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला दीजिए, ये जो लंबी सी लाइन बनती है ये क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमारा मिरर इस तरीके से पूरा सजा हुआ होगा। कोई इंफॉर्मेशन हो या ना हो, आपको मिरर बनाना है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दिखाना है और पोल भी दिखाना है और प्रिंसिपल एक्सिस भी दिखाना है। तुम्हारे जो कंपटीटर हैं वो और ज़्यादा स्मार्ट हैं। जब उनको मिरर बनाना होता तो ऐसे बनाते हैं, देखो उन्होंने पहले एक स्फीयर बनाया। एक्चुअली जब कॉपी में बनाएंगे तो क्या बनेगा, सर्कल ही बनेगा। तो अब इन्होंने वो स्फीयर बनाया, सेंटर मिल गया, बोलो अब जितना हिस्सा रखना है उतना रखा, बाकी इरेज कर लिया। तो वी यूज द पेंसिल, आफ्टर दैट यहां पर मैंने ब्लैक पेन यूज किया और बाकी पार्ट को इरेज कर दिया। लीजिए बन गया। अब सामने कौन है, पार्ट है ग्लास हॉलो थिन स्फीयर का कटा हुआ ये टुकड़ा। अब अगर मन में है तो आप अंदर पॉलिश करो, और अगर बाहर पॉलिश करोगे तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव, और ये पोल हो गया। तो इससे फायदा ये होता है कि उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सुन लो फिर से, जब ये सेंटर पूरे गोले के साथ था, कंप्लीट स्फीयर के साथ, अलोंग विथ कंप्लीट स्फीयर, तो दिस इज कॉल्ड द सेंटर। लेकिन जब ये कटे हुए टुकड़े के साथ है तो क्या नाम है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस तरीके से जब वो मूव करते हैं तो उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है वो कैसा रहता है, एग्जैक्ट। ठीक है। तो जब भी अब आपको फ्यूचर में कभी मिरर बनाना हो तो पेंसिल से एक स्फीयर बना लीजिए, सेंटर अपने आप आ जाएगा। जो हिस्सा तुम्हें रखना है उसमें पेन यूज़ कर लीजिए, बाकी को इरेज कर दीजिए, और फिर बाहर पॉलिश करोगे तो कॉनकेव अंदर किया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।